everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का NCERT बुक. इसमें 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग. आई होप अभी तक आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देख ली हैं. जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखी हैं, लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. चलिए अब बात करते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत हम कौन से टॉपिक के साथ करने वाले हैं. एज चैप्टर का नाम है प्लानिंग, तो सबसे पहले प्लानिंग की कॉन्सेप्ट ही पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिनकी शुरुआत प्लानिंग से होती है. दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन हमारा प्लानिंग है. तो इसको जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही बाकी फंक्शंस अच्छे से समझ में आएंगे. तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं. प्लानिंग को समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसा सपना दिखाऊंगी जो अक्सर आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके कजिन्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको दिखाया होगा. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा सपना है भाई? तो वो सपना है गोवा चलने का. आई एम प्रीटी श्योर हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जो उसे गोवा के सपने दिखाता है कि चल यार गोवा चलते हैं, गोवा जाने के बारे में सोचते हैं. राइट? आपके साथ हुआ होगा, नहीं हुआ तो मैं ही दिखा देती हूँ आपको वो सपना. अब सोच के देखिए कि ये 4 दोस्त हैं और इन्होंने सोचा है कि चलो हम गोवा चलते हैं. तो क्या ये सोच के ऐसे ही मुंह उठा के, बैग्स उठा के चले जाएंगे गोवा के लिए? ऑब्वियसली नहीं ना. ये क्या करेंगे भाई? कोई भी इंसान कहीं पे भी घूमने का प्लान बनाता है तो पहले वो सोचता है ना कि भाई वहां जाके करना क्या है, रहना कहाँ है, खाना क्या खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ सोएंगे, सब कुछ सोचता है ना. तो अगर दोस्त लोग गोवा का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले तो वो सोचेंगे कि गोवा में कौन कौन सी बीचेस घूमनी है, क्योंकि इतनी सारी हैं. उसके बाद वो सोचेंगे कि कौन से बार में जाके दारू पीनी है. फिर वो सोचेंगे कि कौन से होटल में स्टे करना है. फिर वो सोचेंगे कि क्या खाना पीना है. एंड वो ये भी सोचेंगे कि कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ पे ट्राई करनी है. अब आप सोचिए कि क्यों किसी इंसान ने अपना बोरिया बिस्तरा उठा के डायरेक्टली गोवा में जाके धरना नहीं दिया? क्यों उन्होंने पहले इतना कुछ सोचा कि ये भी सोच लो, ये भी सोच लो, ये भी सोच लो, उसके बाद जाना वहां पे? क्योंकि भाई अगर वो ये बिना सोचे समझे जाते ना तो वो गोवा से वापस लौटते हुए ये बोलते यार मज़ा नहीं आया. अब जब ये सारी चीज़ें वो पहले से सोच के जाएंगे, पहले से एडवांस बुकिंग वगैरह करके जाएंगे, तो वापस लौटते हुए उनके अंदर अलग ही हर्ष उल्लास होगा कि अरे यार ये गोवा ट्रिप तो वर्थ वाइल रहा, मज़ा आ गया, बिल्कुल सुकून मिल गया. मानते हैं कि नहीं? जिस भी जगह हम प्रॉपर प्लानिंग करके, एडवांस में सोच के, समझ के, बुकिंग्स करा के जाते हैं, उस जगह का अच्छे से हमें लुत्फ उठाने का मौका मिलता है. लेकिन अगर वही सेम चीज़ हम नहीं करते हैं तो वहाँ जाके आपका आधा टाइम तो इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा कि कौन से होटल में स्टे करना है, चलो ढूंढो. फिर किसी होटल में गए, वहाँ पे बुकिंग मिली, कहीं पे नहीं मिली. बीचेस घूमनी थी लेकिन पता नहीं था कौन कौन से बीचेस हैं क्योंकि पहले सर्च नहीं किया था. तो ऐसे ही कोई भी बीच उठा के घूम के आ गए तुम और तुम्हें पता ही नहीं लगा कि भैया गोवा की असली बीचेस होती कैसी हैं. कोई भी रैंडम बार में जाके तुम पैसे वेस्ट करके आ गए और तुम्हें पता ही नहीं लगा कि कौन से वाला क्लब वहाँ पे सबसे बढ़िया है. कुछ भी खाना खा के आ गए, किसी ने पागल बनाया कि ऑथेंटिक खाना है गोवा का, खा लो, और तुम खा पी के आ गए. गलत हो जाएगा ना ये तो तुम्हारे साथ. तो यहाँ पे ये जो सोचना विचार करना है वो क्या है एग्जैक्टली? वही तो है आपका प्लानिंग. कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचना कि वो काम कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो अरेंज कहाँ से होंगे, ये करना है या वो करना है, ये चुनना है या वो चुनना है. ये सारी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो प्लानिंग के अंदर होती है. सो प्लानिंग इज नथिंग, जस्ट एक ब्रिज है. ऐसे मान लीजिए आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो इस ब्रिज के थ्रू आपको पता चलता है. मतलब आप आज यहाँ फॉर से भोपाल में बैठे हुए हैं, आपको पहुँचना है गोवा, ठीक है, भोपाल टू गोवा. तो प्लानिंग आपका ये ब्रिज है जो आपको भोपाल से गोवा अच्छे से पहुँचाएगा ताकि आप गोवा ट्रिप अच्छे से अपनी बना सके. सेम चीज़ ले लीजिए यहाँ पे. आपने क्या ऐसे ही मुंह उठा के कॉमर्स ले लिया?
कुछ सोचा नहीं कि आगे सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, लॉयर बनना है? सोचा होगा ना। पहले तुमने सोचा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, उसके बाद तुमने अपना पाथ चुना, और चुनने के बाद तुमने कॉमर्स ले लिया। तो प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि भाई पहले सोच लो तुम्हारा एम क्या है। गोवा घूमना है मजे से, गोवा में मस्ती करनी है, दैट्स आवर एम। कॉमर्स लेके सीएस बनना है, दैट्स आवर एम। अब बनेंगे कैसे, पहले से उसके बारे में सोचना। कॉमर्स लेके बनेंगे, ये करेंगे, वो कोचिंग क्लास ज्वाइन करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, ये बुक पढ़ेंगे, वो बुक पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लानिंग हो जाएगी। तो कहाँ तुम रीच करना चाहते हो, दैट्स योर ऑब्जेक्टिव। कहाँ तुम अभी खड़े हो, दैट्स योर प्रेजेंट सिनेरियो। और इससे लेके यहाँ तक की जर्नी तुम्हारी प्लानिंग की कहलाती है। और ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी, क्योंकि इसमें पूरा टाइम सोचना होता है, कुछ एक्शन नहीं करना है, सच बस सोचना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, चूज करना है। तो इसमें दिमाग का खेल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन और मेंटल एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा होती है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, कि कोई इंसान कितने बड़े सपने क्यों ना देख ले, कितनी बढ़िया प्लानिंग क्यों ना कर ले उन सपनों को अचीव करने की, लेकिन जब तक ये प्लानिंग में एग्जीक्यूशन का तड़का नहीं लगेगा, ड्रीम्स अचीव नहीं हो पाएंगे। तो गोवा जाना है, गोवा में ये करेंगे, गोवा में वो करेंगे, गोवा ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, ये मस्ती होगी, वो मस्ती होगी, इसको साथ लेके जाना है, उसको साथ लेके जाना है, तुमने सब सोच लिया, लेकिन जाने वाली डेट पे तुम गए नहीं, तो क्या तुम्हारा वो ड्रीम गोवा ट्रिप एंजॉय करने का पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एग्जीक्यूशन भी, ताकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। सो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्लानिंग मात्र से कुछ नहीं होता। इट सेज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ये बेसिक मैनेजरल फंक्शन है। बेसिक मैनेजरल फंक्शन क्यों बोला है? क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे प्लानिंग के बाद आ रहे हैं, इसलिए प्लानिंग को बेसिक फंक्शन बोला जाता है। और क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी सेट किए जाते हैं जो कि बाकी सारे फंक्शंस के लिए एक बेस का काम करते हैं, दैट्स वाई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation, but the manager would first have to set objectives. Only then will a manager know where he has to go. यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि पहले ऑब्जेक्टिव आपको सेट करने पड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए आपके ड्रीम्स क्या हैं। ऐसे ही तुमने मुंह उठा के कॉमर्स ले लिया बिना सोचे समझे, दैट वोंट सर्व द पर्पस। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉमर्स लेके तुम्हें बनना क्या है, उसके बाद ही कोई मतलब बनता है प्रॉपर प्लानिंग करने का। ठीक है, चलिए प्लानिंग का मतलब समझने के बाद अब समझते हैं इसके इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स। काफ़ी सारे पॉइंट्स होने वाले हैं, एक एक करके हम सारे समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। तो चलिए शुरू करें। सी, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। सेकेंड, इट सेज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes standards for controlling. अब हम समझना शुरू करते हैं इस पॉइंट के साथ, और एग्जाम्पल हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, दैट वाज गोवा का एग्जाम्पल। मतलब आप अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं प्लानिंग। तो अब हम सारे इंपॉर्टेंस को इसी ट्रिप से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देख लो, क्योंकि वो नहीं देखी होगी तो ये नहीं समझ में आएगी। ठीक है, चलो। ओके, सो इट सेज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब कोई इंसान है जो रहता है दिल्ली में, ठीक है, जो कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। हमें इंडिया का मैप पता है कि इंडिया में दिल्ली यहाँ लोकेटेड है, गोवा यहाँ लोकेटेड है। तो अगर दिल्ली से किसी इंसान को गोवा आना पड़ेगा तो उसे कैसे आना होगा? साउथ की साइड। मानते हैं कि नहीं? सो दिल्ली से अगर किसी इंसान ने सोचा है कि मुझे गोवा जाना है तो उसे कहाँ आना पड़ेगा? साउथ में आना पड़ेगा।
अब अगर इस इंसान ने प्लानिंग की ही नहीं होती, इसने देखा ही नहीं होता रास्ता गोवा का, इसको पता ही नहीं होता कि इसे एग्जैक्टली गोवा जाना है, तो ये कहीं पे भी भटक रहा होता, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता। बट क्योंकि अब इसे पता है कि इसे गोवा ही आना है, गोवा आके एंजॉय करना ही इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसने पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी है अपनी तरफ से, तो इसको अंदाजा रहेगा कि इसे कौन सी वाली डायरेक्शन में मूव करना है। मतलब ऐसे भी डायरेक्शन का कोई लिटरल मीनिंग नहीं लेना है आपने कि भैया हाँ पथ का प्रदर्शन करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली आपको पता होता है कि आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्लानिंग की है। आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आपको अगली चाल क्या चलनी है। मैंने सोचा मुझे सीएस बनना है, तो मैंने 12th के बाद सीजीट दिया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूटिव लेवल दिया, उसके बाद उसका प्रोफेशनल लेवल दिया। कैसे कर पाई मैं? क्योंकि मुझे पता था मुझे कहाँ पहुँचना है और मैंने उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की थी। अब अगर मुझे नहीं पता होता पहले प्लेस पे कि मुझे सीएस करना है, और दूसरे प्लेस पे मैंने प्लानिंग भी नहीं की होती कि कैसे करनी है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, तो क्या मैं सीएस तक पहुँच पाती? मतलब सीएस बन पाती? नहीं बन पाती। मुझे पता ही नहीं होता मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। सो ये बोलते हैं कि जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हमें पता होता है हमारा नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट डायरेक्शन क्या रहने वाला है, और हम कभी भी ऐसे नहीं होते कि बीच में खड़े हुए हैं, पता नहीं है किधर जाना है, क्या करना है, लाइफ कहाँ जा रही है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसलिए बोला जाता है हमेशा कि प्लान्ड वे में चलिए। जब भी कोई इंसान प्लान्ड वे में चलता है तो वो कभी भी दिशाहीन नहीं होता है। It says by stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. पहले से ही एडवांस में बता देना कि काम करना कैसे है, उससे आपको डायरेक्शन मिल जाती है एक्शन के लिए, कि भाई आपको पता होता है नेक्स्ट एक्शन आपका क्या रहने वाला है। और प्लस planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken in which direction. क्योंकि प्लानिंग में सबसे पहला काम ही यही आता है कि ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं, गोल सेट करने होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, तो हम अपना नेक्स्ट मूव वैसा ही रखेंगे ना जो हमें उस गोल के टूवर्ड्स लेके जाएगा, उसके पास लेके जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों चीज़ें याद रखना, पहले से ही डिसाइड करना कि कैसे पहुंचना है उस लेवल तक, और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स पहले से सेट करने। दोनों की मदद से हम कहीं ना कहीं डायरेक्शनलेस कभी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो, तुम्हें गोवा जाना था, ठीक है, बहुत बढ़िया, जाओ। क्या तुम गोवा में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल फ्लड आने वाली है कि नहीं आने वाली है? बताओ, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि गोवा में कल फ्लड आने वाली है कि नहीं आने वाली है? आंसर है नहीं कर सकते। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, ना हम कोई ज्योतिष है, ना कोई बाबा है कि हम पहले से ही बता पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन ये बोलते हैं कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो ना, तो आप एडवांस में हर चीज के बारे में सोचते हो। अब ऐसे ही रैंडमली सोच लेते हो क्या? नहीं, आप फोरकास्टिंग करते हो। मतलब आप फ्यूचर को पहले से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। कैसे करते हो? आज जो डेटा है उसे कलेक्ट करके। जैसे तुम्हें नहीं पता कि कल गोवा में फ्लड आ सकती है कि नहीं आ सकती है, लेकिन तुम पूरे महीने का गोवा का जो बीचेस का लेवल है वो चेक कर सकते हो कि कब ऊपर गया, कब नीचे आया, कब ऊपर गया, कब नीचे आया। इसकी मूवमेंट से आप थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हो। जैसे तुमने देखा कि हर रोज ये लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो अब यहां मैं मानती हूं नहीं श्योरिटी के साथ बोल सकते कि कल गोवा में फ्लड आएगा कि नहीं आएगा, बट एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा सा ये अंदाजा तो लग सकता है ना कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ फ्लड आ सकती है। सो ये बोलते हैं कि प्लानिंग से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि माइट भी फ्लड आ सकती है, तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि भाई अगर आ जाती है तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में। आप पहले से अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेके चलेंगे ना इस चीज के लिए। क्योंकि प्लानिंग में फोरकास्टिंग होती है, फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, हम पहले से सोच विचार करते हैं, उसके बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम काफ़ी रिसर्च वगैरह भी करते हैं। ऐसे ही नहीं कि भैया इत्तू बित्तू करके हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि इस पे हमारा उंगली रुका है तो हाँ बस यही होगा, नहीं, हम प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रिडिक्शन करते हैं।
So it says planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes. यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर आगे की तरफ देखता है और चेंजेस को पहले से ही एंटिसिपेट करता है, मतलब पहले से ही उसके बारे में थोड़ा सा जागरूक होना शुरू कर देता है. By deciding in advance the tasks to be performed, planning shows us the way to deal with changes and uncertain events. चेंजेस और इवेंट्स को आप बदल नहीं सकते हो, आप किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते हो. फ्यूचर में जो आने वाला है वो तो आने ही वाला है, लेकिन क्योंकि आपको पहले से ही उसके बारे में पता चल जाता है कि ये चीज़ आ सकती है शायद, तो आप अपनी तरफ से प्रिकॉशन ज़रूर ले सकते हो, या आप पहले से ही उसके लिए तैयारी ज़रूर करके रख सकते हो. सो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है. फ्यूचर इज अनसर्टेन, हम कुछ नहीं बोल सकते सर्टेनिटी के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. अब देखो, तुम 5 दोस्तों का ग्रुप था जो कि जाने वाला था गोवा. ठीक है, तुमने 5 दोस्तों में सबको बता दिया कि भाई तुम्हें बॉक्सर्स लेके आने हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लेके आने हैं, तुम्हें होटल का वो देखना है पूरा कि होटल रूम बुक हो गए हैं, टाइम से मिल जाएंगे, चेक इन चेक आउट टाइम वगैरह सब कुछ देखना है. और इसको तुमने ये काम दे दिया था कि तुम टिकट्स मैनेज करोगे, प्लेन की ट्रेन की जैसे भी रहेगी. और इसको तुमने काम दे दिया था खाने का, कि भैया खाने की मैनेजमेंट तुम्हारी रहेगी. अब सबका पहले से ही सॉर्टेड है किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना. अब इससे फायदा क्या होगा? और ये सारा काम तुमने किया किसमें? ये सारा काम तुमने किया प्लानिंग में. प्लानिंग में तुमने पूरा डिसाइड कर लिया पहले से ही किसको क्या काम देना है, क्या रहेगा, किसका क्या फोर्टे एंड ऑल एवरीथिंग. अब जब एक्चुअली एक्टिविटी करने के लिए आओगे तो ये बॉक्सेस लेके आएगा, बस इसका काम खत्म. ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लेके आएगा, ये होटल वाले काम देखेगा, ये टिकट्स वाला काम देखेगा और ये खाने वाला काम देखेगा. ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग खाने वाला काम देख रहे हैं, ये भी खाना ले आया, ये भी खाना ले आया, अब खाना ज्यादा हो गया, पता लग रहा है आधे से ज़्यादा खाना वेस्ट हो रहा है. और होटल वाला काम किसी ने किया ही नहीं था, पता लगा वहाँ जाके हमें चेक इन चेकआउट टाइम ही बिल्कुल ऑड लग रहा है, मतलब हमें 10 घंटे वेट करने पड़ रहे, 5 घंटे वेट करने पड़ रहे. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला ये बोला अरे मेरे को लगा ये लाने वाले, मेरे को लगा ये लाने वाला, इसलिए कोई भी नहीं लेके आया. तो ऐसा हॉच पॉच नहीं होता. सेम इंसान 2 काम या फिर 2 इंसान सेम काम नहीं कर रहे होते, एक्टिविटीज की ओवरलैपिंग नहीं होती, वेस्टेज नहीं होती, वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होती हैं. क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत सॉर्टेड रहता है, सबको पता होता है किसका क्या काम है, किसको क्या करना है. प्लानिंग में हर एक चीज पे डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया होता है. So it says planning serves as a basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals. Organization में अगर पहले से ही प्लानिंग करके रखो, एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन आता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिविजन्स को सबको पता होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी एक्टिविटी करनी है कौन सी नहीं करनी है, कौन सी एक्टिविटी दूसरे डिपार्टमेंट का काम है, कौन सी मेरे डिपार्टमेंट का काम है. इससे कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होती है, सब कुछ क्लियरली सबको पता होता है, क्लैरिटी रहती है थॉट्स में और कोई इंटरप्शंस नहीं रहते हैं. ठीक है, सो ये है नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस किसका? प्लानिंग का. चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. अब देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था प्लानिंग दिमाग का खेल है. कोई भी एक ऐसा इंसान प्लानिंग नहीं कर सकता जिसके पास दिमाग कम हो. अब दिमाग का भी बस ऐसा ही नहीं कि सिंपल सा खेल है, इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं आपको. यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती है. आपको ये देखना होता है कि कौन से काम से आपका क्या बनेगा, कौन से काम से आपका क्या बिगड़ सकता है. हर चीज़ के प्रोस देखने होते हैं, हर चीज़ के कॉन्स देखने होते हैं. ये करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर ये करेंगे तो इससे क्या नुकसान हो सकता है. तो ये सारी चीज़ों के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली आपको फ्यूचर में भी फोरसी करके देखना है, फोरकास्टिंग करनी है. तो इन सब चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा इनोवेटिव आइडियाज़ वाला दिमाग लगता है. सिंस प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू आइडियाज कैन टेक द शेप टू कॉन्क्रीट प्लान्स. ये बोलते हैं क्योंकि बाकी सब फंक्शंस के लिए जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के लिए प्लानिंग एक बेस है. जैसा प्लानिंग होगा बाकी के फंक्शंस भी वैसे चलेंगे. वो बोलते हैं ना, पहला कदम जैसा रखा जाए बाकी के कदम भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं. इसलिए हमेशा मेक श्योर करो कि तुम्हारा पहला कदम बहुत सही हो. राइट, तो वही है, प्लानिंग आपका पहला कदम है. अगर ये बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है तो बाकी के कदम तो तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाएंगे. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी प्लानिंग पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर प्लानिंग कॉन्क्रीट होगी, प्लानिंग बहुत ज़्यादा सॉलिड होगी, तो एक्शन एग्जीक्यूशन तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, ऐसा माना जाता है. नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. अब भाई देखो, गोवा जाना था, गोवा में 10 होटल्स हैं.
ठीक है, चलो यहाँ पे 10 नहीं बनाते, 5 बना लेते हैं। ठीक है, 5 होटल्स हैं। अब इन 5 में से कौन से वाले होटल में हमें एग्जैक्टली रहना है, ये कैसे तुमने पता लगाया? तुमने हर होटल के प्रोज एंड कॉन्स देखे, तुमने हर होटल की स्पेशलिटी देखी, वहां की बुरी चीजें देखी, रिव्यूज पढ़े, और फिर तुम्हें पता लगा कि ये वाला जो होटल है ना, ये बेस्ट है इन एवरी वे, इसके प्रोज सबसे ज्यादा है, कॉन्स कब सबसे कम है, तो तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इसी होटल में स्टे करने वाले हैं। गोवा में बहुत सारे बार्स थे, तुमने कैसे पता लगा कौन से वाले बार में तुम्हें जाना है? तुमने अगेन सेम चीज की, प्रोज एंड कॉन्स देखे। गोवा में बहुत सारी बीचेस थी, तुमने कैसे पता लगाया कौन से वाली बीच पे तुम्हें सबसे पहले जाना है? अगेन प्रोज एंड कॉन्स देखे, मतलब तुमने एनालाइज किया। अब हर चीज में तुम नोटिस कर रहे हो कि तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हैं, और उन ऑप्शंस में से तुम एक चीज सेलेक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। तो यही तो होता है प्लानिंग का काम। प्लानिंग में बेसिकली डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब आप डिसाइड करते हो। ये डिसाइड आप ऐसे ही रैंडमली नहीं कर लेते कि इंकी पिंकी पॉन्की कर रहे थे और हमने जिस पे ही हमारा वो लास्ट फिंगर रुका हमने उसको चूज कर लिया। नो, वी एनालाइज्ड एवरीथिंग, वी सॉ द प्रोज एंड वी सॉ द कॉन्स, एंड देन उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोज और सबसे कम कॉन्स अपने अंदर होल्ड करे होगी, हमने उसको डिसाइड कर लिया कि हाँ हम इसी के साथ जाना चाहते हैं। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। प्लानिंग में बेसिकली मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर में देखता है, फोर्सी करता है, और जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं उनमें से जो बेस्ट वन होता है उसको चूज करता है। The manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition. मैनेजर ऐसे ही रैंडमली किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं कर लेता, वो सबको पहले इवेलुएट करता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रोज और कॉन्स चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन से वाली चीज के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस चीज के बारे में और ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम प्लानिंग प्रोसेस पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलिंग में हमने जो सपने देखे होते हैं और एक्चुअली हमने जो अचीव किया है, उन दोनों का गैप देखा जाता है। जैसे अगर हमने बोला कि हमें 12th क्लास में 98% लाना है, ठीक है, और 12th क्लास में एक्चुअली हमारे आए 70%, तो 98 और 70 में दोनों में डिफरेंस क्या है, गैप कितना है, वो हमें कंट्रोलिंग से पता चलता है। तो कंट्रोलिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम जो स्टैंडर्ड्स हम सेट किए हुए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने फिक्स किए हैं, उसके साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड सेट करने वाली बात होती है या ऑब्जेक्टिव सेट करने वाली बात होती है, कहाँ होती है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये प्लानिंग में होती है। प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ही यही रहता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, इसमें सपने दिखाए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं, एम सेट किए जाते हैं कि हमें पहुंचना कहाँ है। सो प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किया, कंट्रोलिंग में आगे चल के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर कर लिया, तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा सकता है कि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया होगा तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किससे करोगे। So it says planning involves setting of goals. The entire managerial process is concerned with accomplishing predetermined goals through planning, organizing and staffing, directing and controlling. Planning provides the goals or standards against which actual performance is measured by comparing actual performance with the standard manager. So basically जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। And that's it. सिर्फ इतने ही पॉइंट्स थे आपके इम्पोर्टेंस में। चलिए इम्पोर्टेंस के बाद अब बात करेंगे हम फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। फीचर्स को पूछने का सीबीएसई का 3 तरीका है। एक तो वो फीचर्स के नाम से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, या सेकंड वो पूछ सकते हैं आपको प्लानिंग का नेचर बताइए, या वो आपसे बात कर सकते हैं कि प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आंसर सेम होगा। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे के सारे फीचर्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं और हम एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ेंगे ताकि हमारे पास कंटेंट हो पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, तो पहला है हमारा प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड इज प्लानिंग इज परवेसिव। ये परवेसिव वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट चैप्टर में भी ये चीज आई थी। नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। स्टार्ट करेंगे हम हमारा डिस्कशन इस पॉइंट से, दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। देखिए एग्जाम्पल हम सेम ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो में लिया था, दैट वाज
गोवा का प्लान बन रहा है आप 4 दोस्तों का, मतलब आप 4 दोस्त हैं और आप सोच रहे हैं गोवा चलते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। तो देखिए, जब हम प्लानिंग कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि पहला ही स्टेप प्लानिंग का होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना, कि भाई आपका एम क्या है, आप क्यों प्लान कर रहे हो। तो हमारा एम था कि गोवा में चिल करना है, मस्ती करनी है, मज़ा करना है। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। अब देखिए, जब हम प्लान बना रहे होंगे ना, तो हम इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम गोवा सिर्फ गोवा जाने के लिए नहीं जा रहे, हम गोवा जा रहे हैं ताकि हम वहाँ मस्ती कर सके, मज़ा कर सके, एंजॉय कर सके। तो हमारी पूरी प्लानिंग ऐसे होगी कि हम फर्स्ट डे जाएंगे, पहले बीच घूमेंगे, रात में बार जाएंगे, फिर हम ये घूमेंगे, फिर हम वो घूमेंगे, हम फोटो सेशन करेंगे, हम रील्स बनाएंगे। तो आपने अपना पूरा का पूरा प्लान इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया। सो आपने पूरी की पूरी प्लानिंग कैसे की, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के। देखिए, अगर कोई भी प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद नहीं कर पाएगा ना, तो उस प्लान का होने का कोई सेंस नहीं बनता है। हमने मस्त बढ़िया प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान के चलते हुए हम गोवा में एंजॉय कर ही नहीं सकते थे। मतलब वो प्लान ही इतना बेकार था कि वो हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा ही नहीं कर पाता। तो इस प्लान का कोई सेंस बनता ही नहीं था एट फर्स्ट प्लेस बनाने का। प्लान हमेशा ऐसा बनाइए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी मदद करे। अगर कोई प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद नहीं कर सकता है, ऐसा प्लान मीनिंगलेस है, यूजलेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप गोवा जाने का प्लान ही नहीं करते, तो क्या आपकी टिकट्स बुक होती? क्या आप वाकई ही ट्रैवल करके वहाँ जाते? क्या आप वहाँ पे होटल में स्टे करते? क्या आप वहाँ बीचेस घूमते? क्या आप अपना एंजॉय करते ट्रिप? क्या आप वापस आते? आंसर है नहीं, 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 नहीं। पहले आपने प्लानिंग की, तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई, तभी तो आप वहाँ जा पाए, ट्रैवल कर पाए, मस्ती की, टिकट्स बुक हुई, होटल बुक हुए, मज़ा आया आपको। सो ये बोलते हैं कि प्लानिंग जो है ना, वो आगे के फंक्शंस के लिए बेस का काम करता है। पहले अगर आप प्लान ही नहीं बनाएंगे, तो आगे की चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। भाई, कुछ भी तुम सोचते हो अचीव करने का लाइफ में, कुछ भी तुम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हो, वो अचीव तो तभी होगा ना जब पहले तुम्हारे दिमाग में कुछ आएगा ऐसा कि मुझे अचीव करना है और इस प्रकार से करना है। सो प्लानिंग क्या करता है, एक बेस सेट करता है बाकी सारे फंक्शंस के लिए। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, डायरेक्टिंग नहीं हो पाएगी, और कंट्रोलिंग का तो सेंस ही नहीं बनता है। सो प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। अगर ये किया तभी बाकी सारे फंक्शंस हो पाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो बाकी सारे फंक्शंस पर आप भूल ही जाइए। अगर किसी भी चीज़ में आप अपना पहला कदम ही नहीं रखेंगे, तो आप उसकी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे? घर से निकलोगे नहीं गोवा जाने के लिए, तो गोवा में मस्ती कहाँ से कर पाओगे? किसी मूवी का डायलॉग है ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो निकलना पड़ता है मतलब प्लानिंग करनी पड़ती है निकलने के लिए, उसके बाद ही तुम कहीं और पहुंच पाओगे। प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग बाकी सारे फंक्शंस के लिए बेस का काम करती है, ये बनता है तभी तो बाकी सारे फंक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज परवेसिव। अब देखिए, गोवा तो हर इंसान जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, नॉर्थ वाला हो या साउथ वाला हो, और जाने से पहले प्लानिंग भी करते हैं। लड़के भी प्लानिंग करेंगे, लड़कियां भी प्लानिंग करेंगे, अमीर इंसान भी प्लानिंग करेगा, गरीब इंसान भी प्लानिंग करेगा, नॉर्थ वाला भी प्लानिंग करेगा, साउथ वाला भी प्लानिंग करेगा। हाँ, मैं मानती हूँ सबकी प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। लड़का हो सकता है इस तरीके से अपना पूरा ट्रिप प्लान करे कि मुझे इस बार में जाना है, ये चीज़ें ट्राई करनी है। लड़कियां हो सकती हैं इस तरह से प्लानिंग करें कि मुझे ये वाली ड्रेस इस दिन पहननी है, उस दिन पहननी है, ये करना है, वो करना है।
अमीर हो सकता है सोचे कि मुझे इस लैविश होटल में रहना है, गरीब हो सकता है ये सोचे मुझे इतने कम बजट में कैसे अच्छे से घूमना है, नॉर्थ वाला सोचेगा कि मुझे साउथ के लिए टिकट बुक करनी है, साउथ वाला सोचेगा मुझे नॉर्थ के लिए टिकट बुक करनी है। तो सबकी प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली प्लानिंग की सबने है। तो इसका मतलब ये है कि भैया प्लानिंग करनी सबको पड़ती है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे आए, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हो, कोई मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा हो, प्लानिंग सबको ही करनी पड़ती है। सबकी प्लानिंग डिफरेंट हो सकती है, सबके एस्पेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्लानिंग इज समथिंग जो हर एक इंसान को हर एक लेवल पे, हर एक जगह पे हमेशा करनी पड़ती है। So it says planning is required at all levels of management as well as in all departments of the organization. Management के हर एक लेवल के इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के हर एक डिपार्टमेंट के लोगों को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। सो द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सबकी प्लानिंग यहाँ पे अलग अलग होगी, लेकिन प्लानिंग सब कर रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि कौन से लेवल का बंदा किस तरह की प्लानिंग करेगा और क्या काम करेगा। बट प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो हर जगह पाई जाती है, हर किसी को करनी पड़ती है, हर किसी के ऊपर लागू होती है। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। अब ये क्या बोलता है? अब भाई देखो, तुमने गोवा का प्लान बनाया, तुम मस्त बढ़िया तरीके से घूम के आए, वो प्लान का एग्जीक्यूशन अच्छे से हो गया। अब क्या लाइफ में तुम दोबारा कभी प्लान ही नहीं बनाओगे? बनाना पड़ेगा ना। घर वापस आओगे तो कुछ तो सोचोगे कि क्या करना है, जॉब करनी है, जॉब करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना है, कहाँ अप्लाई करना है। जॉब लग गई, उसके बाद सोचोगे शादी कहाँ करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, फिर से प्लान बनेगा। फिर उसके बाद सोचोगे चलो यार अब कहीं बाहर इंटरनेशनल ट्रिप मारने चलते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग करोगे। वहाँ से वापस आओगे, फिर सोचोगे कि अपना फालतू का टाइम कहाँ पे पास करना है, कोई जिम ज्वाइन करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो मतलब देख रहे हो, एक प्लान का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, एक प्लान कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दो प्लान साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, इधर जॉब ढूंढ रहे होते हो, उधर लड़की ढूंढ रहे होते हो, होता है ना। तो ये बोलते हैं कि प्लानिंग एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूस है, मतलब चलती रहती है। इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गई तो हो गई, गोवा का प्लान सक्सेसफुल हो गया, चलो इसके बाद लाइफ में कभी प्लान करना ही नहीं है अपन को कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग आपको बार 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 करनी पड़ती है और करते भी हैं आप। सो इट सेज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्लान एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यूजुअली एक मंथ, क्वार्टर या फिर ईयर। उसके एंड पे आपको नया प्लान शुरू करना पड़ता है। एक साल का प्लान बनाया, एक साल खत्म, ये प्लान खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा, वो खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा, वो खत्म, नेक्स्ट प्लान बनेगा। सो ये लूप में चलता रहता है, एक खत्म दूसरा शुरू, एक खत्म दूसरा शुरू, साइकिल है ये, साइकिल मतलब ये कभी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग साइकिल है, ठीक है। सो प्लानिंग इज व्हाट? कंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। चलो तुम्हें थोड़ा सा पास्ट में लेके जाती हूँ। मैं जब 11th क्लास में थी ना, तो मेरी एक बेस्टी हुआ करती थी क्लास में, और हम दोनों ना बहुत ज़्यादा बंक मारते थे, बहुत ज़्यादा बंक। और हमारी इतनी फूटी किस्मत थी कि हाफ ऑफ द टाइम, लाइक जब भी हम बंक मारते थे, हाफ ऑफ द टाइम हमें पकड़ लिया जाता था। कोई ना कोई हमें पकड़ लेता था, कभी हेडमिस्ट्रेस, कभी हमारे क्लास की टीचर, कभी प्रिंसिपल सर, कभी कोई, हमेशा हम पकड़े जाते थे। मतलब हम बहुत ही बुरे थे बंक करने में, ऐसा बोला जा सकता है। एक बार क्या हुआ था, हमें हेड मिस्ट्रेस ने पकड़ लिया था बंक करते हुए। अब अचानक से बैठे बैठे मुझे प्लानिंग का कीड़ा काटा। मुझे ये हुआ कि मुझे प्लान करना है। तो मैंने सोचा यार वो 11th क्लास में जो मैंने बंक किया था ना अपनी दोस्त के साथ, और हेड मिस्ट्रेस ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे वो वाली प्लानिंग करनी है। मुझे अब ना कोई ऐसा रूट पकड़ना है कि हेड मिस्ट्रेस पकड़ ना पाए हम लोगों को। अभी जो भी चीज़ मैंने आपको बोली है, क्या ये आपको सेंस बना रही है कोई? आप बोलेंगे मैम ये भूली बिसरी बातें कहाँ याद कर रहे हो आप? अब आप पास्ट में जाके थोड़ी ना चीज़ों को चेंज कर सकते हो कि आप उनकी प्लानिंग कर रहे हो। भाई जो निपट गया, जो हो गया, वो तो हो गया ना पास्ट में, अब उसको थोड़ी ना आप चेंज कर सकते हो। तो प्लानिंग एग्जैक्टली हम करते किस चीज़ की है? पास्ट की नहीं,
हम प्लानिंग करते हैं एक ऐसी चीज की जो कि अभी आई ही नहीं है, क्योंकि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसकी प्लानिंग तो आपने पहले से की होगी, या प्लानिंग नहीं की होगी तो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो पास्ट है उसे आप नहीं बदल सकते हो। तो प्लानिंग एग्जैक्टली मतलब एडवांस में आप किस चीज के बारे में सोच सकते हो जो अभी आया नहीं है, हुआ नहीं है, दैट इज फ्यूचर। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, मतलब ये फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हाँ, आप हमेशा एडवांस में उस चीज के बारे में सोचेंगे जो अभी नहीं आया है, जो अभी हुआ नहीं है, एंड दैट इज फ्यूचर। So it says planning essentially involves looking ahead and preparing for the future. The purpose of planning is to meet future events effectively to the best advantage of an organization. आप हमेशा चाहते हैं कि फ्यूचर में जो भी इवेंट्स हो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीके में रिजल्ट करें, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं। आप पास्ट की प्लानिंग कभी नहीं करते हैं, और प्रेजेंट की प्लानिंग आपने पास्ट में की होगी, अभी फॉर द टाइम बिंग आप नहीं करेंगे। आप हमेशा फ्यूचर की ही प्लानिंग करते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक, मतलब फोरकास्टिंग होगी, फ्यूचर में पीप इन करके उसके बारे में अंदाजा लगाया जाएगा और उसके बारे में एडवांस में सोचा जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था गोवा जाना है, कौन से होटल में स्टे करना है, आउट ऑफ लाइक 4 शॉर्ट लिस्टेड, इस वाले होटल में स्टे करना है। कौन से वाली बीच पे घूमने जाना है, इस वाली बीच पे घूमने जाना है। गोवा में यहाँ रुकना है, साउथ में या फिर नॉर्थ में रुकना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या है, डिसीजन मेकिंग। मतलब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, हमेशा आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को आप एनालाइज करते हो, इवैल्यूएट करते हो और उसमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करते हो। सो प्लानिंग में हमेशा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहती है। आपको हमेशा हर पड़ाव पे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे, आप उन ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, evaluation, and then you will move ahead with that particular alternative. Next है planning is a mental exercise. बहुत दिमाग लगता है भैया इसमें, समझ के रखो ऐसे, मतलब दिमाग का आपका इतना बुरा वाला एक्सरसाइज हो जाएगा कि अच्छे से 4 दिन में ही उसका वेट लूज हो जाएगा। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। एक रीज़न इसका ये भी है क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के बारे में है, जो आप में से किसी ने नहीं देखा है, मतलब मैंने भी नहीं देखा ऑब्वियसली। तो ऐसी चीज़ जो किसी ने देखी नहीं है उसके बारे में सोचना है, मतलब और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा खपत हो जाती है दिमाग की। इसमें फोरसाइट होता है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होती है, साउंड जजमेंट होती है। ऐसे मानिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, उसमें से आपको बेस्ट वन सेलेक्ट भी करना है। यहाँ पे आपकी जजमेंट इस्तेमाल होगी, आपको इमेजिन करना पड़ेगा फ्यूचर में क्या क्या आ सकता है, एनालिसिस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ही खर्च हो जाएगा मानिए। एंड दैट्स इट, फीचर्स में बस इतने ही पॉइंट्स थे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, क्योंकि अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव्स होते हैं तो उस चीज़ में नेगेटिव्स भी होते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव्स पढ़ने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, नेगेटिव्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो प्लानिंग के लिमिटेशन समझ लेते हैं। अब हम आ जाइए यहाँ पे, ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं जो हमें लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। Planning may not work in dynamic environment. Planning reduces creativity. Planning involves huge cost. Planning is a time-consuming process. Planning does not guarantee success. Rigidity का मतलब होता है कोई चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होना, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और डायनामिक का मतलब होता है बदलता हुआ वक्त। चलिए अब हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, और स्टार्ट करेंगे हम ये रिजिडिटी वाले पॉइंट से ही। और मैं आपको साथ ही साथ ये बता दूं दैट प्लानिंग का मतलब समझने में जो हमने गोवा वाला एग्जाम्पल लिया था कि 4 दोस्त गोवा जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे सारे पॉइंट्स को समझने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की तो फटाफट जाओ देख के आओ और उसके बाद ही वीडियो देखना। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखो, तुमने प्लान बनाया गोवा का, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्लान था बिल्कुल कि 4 दिन रुकेंगे वहाँ पे, 1 दिन बीच पे जाएंगे, 1 दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे, 1 दिन वहाँ का लोकल वाइब लेंगे और 1 दिन हम जाएंगे बार या फिर किसी क्लब में। ठीक है,
4 दिन की प्लानिंग, हर किसी ने अपना पैकिंग वैसे किया है, टिकट्स आपकी वैसे बुक हुई हैं, पैसे आप वैसे लेके गए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, ठीक है। अब हुआ ये कि तुम गोवा पहुंचे, वहां पहुंच के तुमने देखा कि कोई लोकल फेस्टिवल था जो चल रहा है। अब तुम्हें ये लोकल फेस्टिवल भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट क्योंकि तुम्हारे पास वैसे कपड़े नहीं हैं, तुम उतने पैसे नहीं लेके आए, तुम्हारी टिकट्स वैसी नहीं है बुकड, और ग्रुप में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि रेडी भी नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से था कि एक दिन बीच जाना है, एक दिन यहाँ जाना है, एक दिन वहाँ जाना है, एक दिन ये करना है। तो अब तुम ये लोकल फेस्टिवल चाह के भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, अटेंड नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों हुआ? अगर तुम गोवा जाते बिना प्लानिंग किए, बिना कुछ सोचे समझे कि भाई हम बस गोवा जाना है, वहां पे एंजॉय करना है, जो मिलेगा जैसे मिलेगा देख लेंगे, तो तुम ये फेस्टिवल आराम से एंजॉय कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए हर एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती। बट यहाँ क्योंकि तुमने पहले से प्लानिंग की हुई थी, तुम्हें पता था कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो तुम उसमें इतना ज़्यादा फंस गए कि वहाँ पे अगर कोई ऐसी एक्साइटिंग चीज़ तुम्हें दिखी हुई, तुम उसका लुत्फ नहीं उठा पाए। सो इट सेज कि प्लानिंग एक बार आप कर लेते हो ना ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि भैया ये चीज़ें ऐसे 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 होनी चाहिए, तो उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है और हर एक चीज़ बहुत ही रिजिड हो जाती है। जैसे बोला जाता है वैसे ही करना पड़ता है, बीच में आप ऐसे कोई फेर बदलाव नहीं कर पाते हो। So in an organization, a well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within specific time frame. These plans then decide the future course of action and managers may not be in a position to change it. क्योंकि planning में already course of action जो होता है future का, वो पहले से ही define हो जाता है, इसलिए manager बीच में उसे change नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से rigidity आ जाती है। चलिए नेक्स्ट है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब देखो, तुम प्लानिंग करके गए गोवा की, तुमने सोचा था कि तुम ये ऐसे 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 क्या करोगे, बीच बीच एंजॉय करोगे, ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, ठीक है। तुम अपने सारे कपड़े भी बीच के अकॉर्डिंग लेके गए थे, ऐसे बिल्कुल गर्मी वाले वैसे। अब हुआ क्या, तुम वहां पहुंचे, तुम्हें पता लगा कि एकदम से गवर्नमेंट ने रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने सारे बीचेस को क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब तुम्हारे इन कपड़ों का क्या होगा? I mean, तुम्हारी प्लानिंग का क्या होगा? ठीक है, लड़की हो ना इसलिए कपड़ों का ज्यादा वो लग रहा है। सो बेसिकली जो तुम सोच के गए थे वैसा कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंज आ गया प्लान में, तो तुम्हारी पूरी की पूरी प्लानिंग बेकार हो गई। तुमने तो पूरी प्लानिंग की थी कि बीच पे ही रहेंगे, बीच पे ही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बीचेस ही बंद है, क्या करोगे अब तुम? तुमने जो जो सपने बुने थे सारे के सारे बिखर गए, तुम्हारी प्लानिंग तो बिल्कुल धरी की धरी रह गई। सो ऐसा ही कुछ होता है नॉर्मल सिनेरियो में भी। एक बार ऑर्गेनाइजेशन सोच लेता है कि हमें ऐसे करना है, पूरा प्लान बना लेता है, उसके बाद अगर कोई भी चेंज आता है एनवायरनमेंट में तो ये प्लानिंग बिल्कुल क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। वो चेंज किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से आ सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर या फिर सोशल फैक्टर की वजह से, लेकिन वंस द चेंज विल कम, आपकी प्लानिंग तो हो जाएगी बेकार। चलिए, देन है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब देखो हुआ क्या, 4 दोस्त जाने वाले थे, कहाँ पे, गोवा, ठीक है। अब ये दोस्त का ना गोवा जाने से पहले क्या था, एग्जाम था, और ये था उस एग्जाम में बहुत ज़्यादा बिजी। तो इसने बाकी सबको बोला देखो तुम तीनों डिसाइड कर लो कैसे क्या करना है, तुम ही पूरी प्लानिंग कर लो, आई एम अप, मैं बस पेपर के बाद तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। तो इसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया प्लानिंग में, इन तीनों ने प्लानिंग कर ली। अब जब गोवा गए तो वहाँ इसने जब इनकी प्लानिंग देखी ना, ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड, ही वॉज लाइक इससे बढ़िया तो मैं ही प्लान बना लेता यार। मतलब ये बहुत ही क्रिएटिव था, ये बहुत सारी चीजें सोच सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत बढ़िया प्लान बना सकता था, बट जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट इन्वॉल्व या फिर ही वॉज बिजी, तो प्लानिंग इस तरह से हुई कि अब इसको मजा ही नहीं आ रहा। ऑर्गेनाइजेशन में भी समटाइम्स ऐसा ही होता है। कई बार क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट वाले प्लान बना देते हैं,
तो ये वाले लोग जो नीचे होते हैं उनको बस इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि तुम्हें इस प्लान को बस क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। समटाइम्स ऐसा होता है, इन लोगों में इतने क्रिएटिव लोग बैठे होते हैं कि उनको लगता है कि यार अगर हम प्लानिंग करते तो हम इससे बढ़िया कुछ कर सकते थे, या हमारे हाथ में अगर डोरी होती तो हम कुछ बहुत बढ़िया करके दिखाते। बट जस्ट बिकॉज हमें ऊपर से ऐसा ऑर्डर मिला है तो यहाँ पे हम अपनी क्रिएटिव साइड को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लानिंग का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि मैनेजर्स जब प्लान बना लेते हैं तो उसके बाद उनके नीचे जितने भी लोग होते हैं उनको बस इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि तुम्हें इस प्लान को बस एग्जीक्यूट करना है, तुम्हारे सामने जो आ रहा है बस तुम्हें उसी पे ही काम करना है, फालतू अपना दिमाग नहीं लगाना है। और ऐसे में अगर किसी का क्रिएटिव साइड होता है ना तो वो ऐसे ही झिन्ना जाता है कि अरे ये क्या है, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। So planning is an activity which is done by top management. Usually the rest of the members just implement these plans. Usually जो planning होती है वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा दिमाग होता है, मतलब ऐसा उनको लगता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ज़्यादातर बड़े फैसले वही लिया करते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। सो नीचे वाले लोगों को कभी भी प्लान से हट के चलने की इजाज़त नहीं मिलती है, एंड एट द सेम टाइम खुद के प्लान्स बनाने की भी इजाज़त नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। देन है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब भाई देखो, तुम 4 दोस्तों को गोवा जाना था तो उसके लिए तुम्हें करनी थी प्लानिंग। एक दिन तुम गए एक कैफ़े ये डिसाइड करने के लिए गोवा में कौन से होटल में रुकना है, तो चारों डिस्कशन कर रहे हो, अलग अलग गूगल सर्च हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। अब कैफ़े गए हो 4 लोग तो कुछ ना कुछ खाओगे पियोगे, बिल बनाओगे, इंटरनेट का भी एट द सेम टाइम कैफ़े में भी खाने पीने का। दूसरे दिन फिर तुम मिले कि कपड़े खरीदने हैं तो फिर शॉपिंग मॉल जाओगे, ठीक है। अब जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ खाओगे, अगेन तुम्हारा खर्चा हो रहा है। फिर तुम तीसरे दिन मिले प्लानिंग करने के लिए, फिर तुम मिले प्लानिंग करने के लिए, तो ऐसे तुम अलग अलग दिन मिल रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कभी किसी चीज़ पे कभी किसी चीज़ पे, कहीं पे भी वो हो रहा है आपका एक्सपेंडिचर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉस्टली अफेयर है। ऐसी कोई सस्ती बात नहीं है प्लानिंग, बहुत पैसे लगते हैं। अब चलो ये तो मजाक वाली बात हो गई कि गोवा के लिए तुम इतना खर्चा कर रहे हो, बट जब हम एक्चुअली प्लान करते हैं ना तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में है ना ये। तो फ्यूचर को तुम ऐसे ही तो इत्तु बित्तु जिन बताता है वो करके नहीं कर सकते ना प्रिडिक्ट। तुम्हें थोड़ा बहुत तो डेटा एनालाइज करना पड़ेगा। डेटा एनालिस्ट ही इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, रिसर्च ही इतनी महंगी पड़ जाती है, तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं। और अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो इसके लिए आपको वेट भी करना पड़ता है, बहुत सारा पैसा स्पेंड भी करना पड़ता है, एनर्जी भी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 4 दोस्त थे, ठीक है, चारों प्लान कर रहे हैं, एक दिन कपड़े कौन से पहनेंगे, एक दिन रुकेंगे कहाँ पे, कौन से बार में जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये वो हर रोज़ डिस्कशन हो रहा है। हर रोज़ फ़ोन पे कभी मिल रहे हैं, कभी वीडियो कॉल पे, कभी जूम मीटिंग पे, हर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब भी मुझे दोस्तों के साथ कहीं पे भी जाना होता है हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस पे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है हमारी ये पूरी प्लानिंग में। सो प्लानिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस तुमने बोला और बस हो गया 2 मिनट में। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है आपको प्लानिंग करने। और ये लास्ट की आपकी लिमिटेशन सबसे मज़ेदार है, ये बोलती है कि तुम जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, मतलब जितना मर्जी टाइम लगा लो, पैसे लगा लो, एफर्ट्स लगा लो, कितना भी अच्छा कुछ ना कर लो, उसके बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं दे सकती है। कहने का मतलब है कि प्लानिंग आपकी कितनी भी सॉलिड क्यों ना हो, बट ये गारंटी आपको नहीं मिलेगी कि तुमने प्लानिंग की है तो तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। मतलब तुम दूसरों के साथ अच्छा कर रहे हो तो ये तुम बिल्कुल मत सोच के रखना कि दूसरे भी आगे चल के तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे। सो बेसिकली इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है प्लान्स फेल हो जाते हैं, प्लान्स वैसे रिजल्ट नहीं करते जैसे हम उन्हें चाहते थे रिजल्ट करें। So it says the success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn and implemented. Any plan needs to be translated into action and otherwise it becomes meaningless. ये बोलते हैं कि आपको सारे प्लान्स को ट्रांसलेट करना चाहिए प्रॉपर एक्शंस में, जितना अच्छा बढ़िया तरीके से तुमने सोचा है ऐसे ही एग्जीक्यूट करो,
बट उस एग्जीक्यूशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्लानिंग से गारंटेड रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो ये थी कुछ लिमिटेशंस किसकी, प्लानिंग की। आई होप आपको ये सारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। चलो इसी के साथ आ जाते हैं हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। इस टॉपिक को बहुत ही शिद्दत से पढ़ लेना, क्योंकि काफी सारे केस स्टडीज और काफी सारे नॉर्मल क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ओके, सो प्लानिंग प्रोसेस में हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका। इमेजिन करिए आप 12th क्लास में हैं, जो कि आप वैसे भी हैं, और आपने देखा है एक सपना ऐसा कि मुझे 98% स्कोर करना है 12th बोर्ड्स में। मतलब ये आपने क्या बना लिया है, अपना एम बना लिया है, गोल बना लिया है। अब देखिए, क्या इस बात की गारंटी है कि एग्जाम होंगे ही होंगे? हो सकता है कोविड फिर से आ जाए, हो सकता है बच्चों को ऐसे ही पास कर दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भैया एग्जाम तो फ्यूचर में होने वाले ना, और फ्यूचर की तो कोई गारंटी होती नहीं है। बट किसी चीज की अगर गारंटी नहीं है, हम क्या ऐसे ही बैठ जाएंगे बिना कुछ सोचे? ऑब्वियसली नहीं। हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, फिर भी हम कुछ अजम्पशंस तो लगाते हैं ना, कि नहीं यार अभी कोविड के केसेस इतने ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, एक आध महीने में इतना बुरा सिनेरियो तो नहीं आएगा, सो पेपर तो हमारे होने वाले हैं। तो यहाँ आपने, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन था, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो आपने ले ली कुछ अजम्पशंस। ठीक है, एक बार आपने ये अजम्पशंस ले ली, उसके बाद आपके सामने खड़े हो जाते हैं बहुत सारे दरवाजे। अब 98% वाले गोल तक पहुंचने के लिए एक ऑप्शन आपके पास है कि आप सेल्फ स्टडी करें, खुद के लिए बढ़िया सा टाइम टेबल बनाएं और सेल्फ स्टडी करने बैठ जाएं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी कोचिंग क्लास को ज्वाइन कर लें। एक बार आपने डिसाइड किया अपना गोल, उसके बाद आपने कुछ अजम्पशंस लगाई, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल गए, और अब आपको चूज करना है कि इन दरवाजों में से आप कौन से वाले दरवाजे के साथ आगे जाना चाहते हैं। तो सेल्फ स्टडी का एक ऑप्शन आपके सामने आया, एक आया कोचिंग का। अब भाई नेक्स्ट आपका ऑब्वियस स्टेप क्या होगा कि इन दोनों के आप क्या देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। अगर मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, और अगर मैं कोचिंग जाती हूँ तो उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं। जब आपने एक बार ये प्रोज एंड कॉन्स चेक किए, आपको पता लगा कि सेल्फ स्टडी करने के प्रोज ज़्यादा हैं, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कम हैं, जबकि कोचिंग जाने के टाइम वेस्ट होगा, दोस्त फालतू में इधर उधर घुमाएंगे, अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, ये है वो है। तो इसके कुछ फ़ायदे थे लेकिन ज़्यादातर नुकसान थे। तो सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करने के बाद आपको लगा नहीं यार, इन दोनों ऑप्शन में से तो ना ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, मतलब सेल्फ स्टडी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। चलिए बढ़िया, आपने ये चूज़ कर लिया। बट क्या यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा आपका कि भैया मैं तो सेल्फ स्टडी करूँगी, उसके बाद तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बोला भैया हो गया मेरा जितना भी प्लानिंग होना था, अब बस टाटा बाय बाय? ऑब्वियसली नहीं। एक बार तुमने चूज कर लिया अपना ऑप्शन, अब तुम इस ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करोगे। तुम बैठ के अपने लिए अच्छा सा टाइम टेबल सेट करोगे, तुम बैठ के सारी बुक्स देखोगे, सिलेबस देखोगे, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कितने दिन में ख़त्म करना है, ये सारा एक शेड्यूल बनाओगे। और एक बार ये शेड्यूल बन गया तो क्या उसके बाद फिर तुम फ्री हो जाओगे कि भैया हो गया मेरी तरफ से जितना होना था? ऑब्वियसली नहीं। इसके बाद अब तुम उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसका फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दोगे। जो मैंने सोचा था क्या मैं वो पूरा कर पा रहा हूँ? क्या चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे सोची गई थी? अगर मैंने सोचा था एक दिन में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 4 दिन में ये चीज़ें ख़त्म होने वाली थी, ये बुक ख़त्म होने वाली थी, वो हुई है कि नहीं हुई है? आप ये सारी चीज़ें देखोगे। ऐसा ही कुछ करते हो ना जब तुम्हारे पेपर पास आने वाले होते हैं। तुमने क्या कभी सोचा ये जो तुमने इतना तामझाम किया है वो क्या है एग्जैक्टली? जाने अनजाने तुम सब प्लानिंग प्रोसेस कर रहे होते हो। प्लानिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अलग से करते हैं, ये तुम बचपन से करते हुए आ रहे हो। इट्स जस्ट तुम्हें पता नहीं है कि इस चीज को प्लानिंग बोला जाता है। तुम अपना छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करते हो, उससे पहले उसके बारे में सोचते हो एडवांस में, और ऐसी ही एक प्रोसेस अपनाते हो।
वो तुम कर रहे हो, इट्स जस्ट कि अब तुमने उसको एक नाम दे दिया है मैनेजमेंट के चलते हुए। सो प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से चलती है कि सबसे पहले आप अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। कोई भी इंसान लाइफ में तब तक एम अचीव नहीं कर सकता जब तक उसने अपने लिए कोई एम देखा ही ना हो। कोई भी इंसान कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक उसने वो सपना देखा ही नहीं हो। तो सबसे बेसिक स्टेप तो क्या होगा? सपना देखना, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना, गोल सेट करना। उसके बाद तुम सर्टेन अजम्पशंस लेते हो, क्योंकि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अजम्पशंस लेना ज़रूरी हो जाता है। फिर तुम अलग अलग तरीके देखते हो कैसे तुम इस गोल तक पहुंच सकते हो। फिर तुम उन तरीकों को इवैल्यूएट करते हो ये देखने के लिए कि उनमें से बेस्ट तरीका कौन सा है। एक बार तुम्हें पता चल जाता है बेस्ट तरीका कौन सा है, फिर तुम उसे सेलेक्ट कर लेते हो, एंड देन जो भी सिलेक्टेड तरीका होता है उसको तुम इम्प्लीमेंट करते हो। लास्ट में तुम उसका फॉलो अप लेते रहते हो ये देखने के लिए कि चीज़ें वैसे चल रही हैं जैसे मैंने प्लान की थी कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो यही है आपका प्लानिंग प्रोसेस। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हर एक स्टेप को। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में ये बोलते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो सबसे पहला काम होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव सेट करने का। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे हर एक इंसान का एक एम होता है ना लाइफ में, वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सपना होता है जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आता है। ऑब्जेक्टिव्स में भी सेट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और ईच डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव चाहो तो मतलब वैसे तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तय होता है, और उसमें जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इन रिगार्ड टू जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुंचना चाहता है, कहाँ देखना चाहता है अपने आप को कल, क्या अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। इसमें ये बोलते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कल क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, इसलिए मैनेजर को फ्यूचर को लेके कुछ अजम्पशंस फॉर्म करने पड़ते हैं, और इन्हीं अजम्पशंस को हम प्रेमाइसेस का नाम देते हैं, और इन्हीं के ऊपर ही पूरा का पूरा प्लान सेट होता है। जैसे अजम्पशंस हमने ले ली कि एग्जाम तो होने ही वाले हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग पूरा प्लान सेट किया। अगर अजम्पशन ये होती कि एग्जाम नहीं होने वाले तो हमारा प्लान होता गोवा घूमने का, राइट। सो इसलिए बोलते हैं कि अजम्पशंस तो आपको लेनी पड़ती हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर इंसान सेम अजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग लेके बैठा हुआ है। ऐसे नहीं है एक मैनेजर अलग अजम्पशन सोच रहा है, दूसरा अलग, तीसरा अलग, नहीं। अजम्पशन सेम होना चाहिए सबके दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करना है। भैया देखो, एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते जा सकते हैं, राइट। जरूरी तो नहीं है कि एक मंजिल तक सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, नहीं। एक मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अब इनमें से बेस्ट रास्ता चुनने से पहले आप पता लगाते हैं कि कौन कौन से रास्ते उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखो बेस्ट तो तुम्हें तभी पता लगेगा ना जब तुमने सारे रास्तों के बारे में खोजा होगा। मेरे को 5 टॉप में से एक बेस्ट चुननी थी, तो उसके लिए पूरी 5 मेरे सामने तो पड़ी होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए ना 5 के बारे में, तभी तो मैं उनमें से एक बेस्ट चूज करूंगी। मुझे पता ही नहीं है टोटल 5 टॉप्स है, मेरे सामने सिर्फ 4 टॉप रख दी गई, मैंने उनमें से एक चूज कर ली और बाद में पता लगा 5 टॉप्स थी और मुझे 5वीं वाली बेस्ट लग रही है। तो इसलिए एक बेस्ट चुनने के लिए आपको पहले सारे रास्तों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या सारे ऑल्टरनेटिव्स को चूज कर लोगे। जैसे ये रास्ता था, ये सारे रास्ते इस मंजिल की तरफ जाते थे, तो तुम यूं करोगे आधा रास्ता मैंने यहाँ ये वाला चुना, फिर आधा रास्ता मैं ये वाला चुनूंगी, आधा रास्ता ये, आधा रास्ता ये, आधा रास्ता ये, नहीं ना। इनमें से मैं बेस्ट वाला चूज करूंगी ना कि भाई ये वाला रास्ता मुझे परफेक्ट लग रहा है, सबसे ईजी है, सबसे सिंपल है, सबसे सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है, इससे आसानी से मैं इस मंजिल तक पहुंच सकती हूँ, तो मैंने ये वाला रास्ता चुन लिया। तो हर एक रास्ते के तुम प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखोगे, और जो रास्ता तुम्हें ज़्यादातर पॉजिटिव्स और कम से कम नेगेटिव्स दिखाए उसे तुम क्या कर लोगे, चूज कर लोगे। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सारे रास्ते देखे तुमने, सबके प्रोज एंड कॉन्स चेक किए, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोज थे उसको तुमने क्या किया, चूज कर लिया।
देन आता है एक बार चूज कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा, तो नहीं, काम खत्म नहीं होगा, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम कुछ सोच लेते हैं लाइफ में कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, उसके बाद हम उसे करने के लिए शुरू कर देते हैं ना अपनी तरफ से काम। ये तो नहीं कि बस डिसाइड करके रख लिया कि हाँ भैया गोवा जाना है, गोवा में यहाँ स्टे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बस हो गया, दैट्स इट, गोवा गए ही नहीं। ऐसा नहीं होता ना, आप एक्चुअली जाते हैं, एक्चुअली जो जो आपने सोचा है वो आप करते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन उसके बाद फॉलो अप लेते रहिए, ये देखते रहिए कि जो चीज़ें जैसे सोची थी वैसे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो फिर उसके ऊपर वर्क करिए, एंड दैट्स इट। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ प्लान्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया प्रोसेस में कि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम गोज फॉर टाइप्स ऑफ प्लान्स। ये भी सीबीएसई का एक फेवरेट टॉपिक है जिससे काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। और केस स्टडीज़ पूछी कैसे जाती हैं कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको और नीचे एक क्वेश्चन प्लेस कर दिया जाता है कि बताइए इस पैराग्राफ में किस तरह के प्लान के बारे में बात हुई है। तो आपको स्पॉट करना होता है कि कौन से वाले प्लान के बारे में यहाँ पे बात हुई है। सो थोड़े टेक्निकल रहते हैं ये क्वेश्चंस, तो अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ प्लान्स में जो सबसे पहले सेग्रीगेशन है वो है सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान का। मतलब ये सेग्रीगेशन पहले डिस्कस किया जाता है और ये बाकी के जो टाइप्स आपको दिख रहे हैं ना, वो मोर और लेस इन्हीं के ही टाइप्स हैं। मतलब इनमें से कुछ होंगे जो सिंगल यूज प्लान में आते होंगे और इनमें से कुछ होंगे जो स्टैंडिंग प्लान में आते होंगे। सो सबसे पहले तो हम इन दोनों टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम, बजट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल यूज प्लान के बारे में। यहां मुझे आप बताइए कि क्या आप लोगों ने कभी डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल किए हैं? आई एम प्रीटी श्योर किए ही होंगे। कभी हम इसमें पानी पीते हैं, तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कभी कॉफी पीते हैं। अब एक बार जब हमारा ड्रिंक खत्म हो जाता है, उसके बाद हम इन ग्लासेस का क्या करते हैं? समझदार लोग उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और ना समझ लोग जहां पे बैठे होते हैं, जहां पे पानी पी रहे होते हैं, वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। बट इसे उठा के वापस घर तो नहीं ले जाते, वापस उसे धो वो के इस्तेमाल तो नहीं करते। तो डिस्पोजेबल ग्लासेस को हम कैसी ट्रीटमेंट देते हैं कि हम इन्हें एक टाइम यूज करते हैं, वन टाइम यूज करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं? थ्रो कर देते हैं। सिंगल यूज प्लान का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। जिस प्रकार से डिस्पोजेबल ग्लास एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, उसी प्रकार से सिंगल यूज प्लान्स भी सिर्फ एक और एक ही बार ही इस्तेमाल होते हैं। ये ऐसी सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं जो कि नॉन रेकरिंग नेचर की होती हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जो कि दोबारा अकर नहीं हो। सो ऐसे मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी इवेंट रखी गई थी जो ना आज से पहले कभी रखी गई है, ना आज के बाद कभी रखी जाएगी। तो ऐसे इवेंट के लिए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आप सिंगल यूज प्लान बनाएंगे। जब तक वो इवेंट चलेगी ये प्लान एग्जिस्टेंस में रहेगा। जैसे वो इवेंट खत्म होगी, प्लान भी उसके साथ ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये फ्यूचर में रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे आपके कजन्स ने गोवा का प्लान बनाया तो ऑब्वियसली लाइफ में ये एक ही बार होगा ना। या तो आप दोबारा गोवा नहीं जाएंगे या अपने कजन्स के साथ नहीं जाएंगे, राइट? तो एक बार के लिए बनाया गया प्लान क्या कहलाया जाता है? सिंगल यूज प्लान कहलाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें स्टैंडिंग प्लान की, तो स्टैंडिंग प्लान आपके स्टील ग्लासेस की तरह होते हैं। कैसे स्टील ग्लासेस को हम बार बार धो धो के इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही स्टैंडिंग प्लान्स को इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। हाँ, समटाइम्स सिचुएशन थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो हल्का फुल्का ऑल्टर भी कर लेते हैं। जैसे स्टील ग्लासेस को हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद धोते हैं ना, ऐसे तो नहीं एक बार इस्तेमाल किया उसके बाद सेम ग्लास उठा के दूसरों को पिला दिया, उसमें नहीं करते ना, वैसा धोते हैं ना। तो थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन तो चलता है। तो स्टैंडिंग प्लान्स वैसे प्लान्स होते हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हो, रेकरिंग सिचुएशंस के लिए बनाते हो, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हल्का फुल्का इसमें ऑल्टरेशन भी कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर के पास रॉ मटेरियल का हमें क्या करना था? ऑर्डर डालना था।
अब इसके लिए हमने एक प्लान बनाया। अब भाई सप्लायर के पास रॉ मटेरियल का एक बार तो ऑर्डर नहीं डालोगे ना, हर महीने, हर हफ्ते, हर 4 महीने बाद होता रहेगा, बार बार आप ये से सप्लायर के पास ऑर्डर डालते रहोगे, डालते रहोगे, डालते रहोगे, तो आप वही सेम प्लान को इस्तेमाल करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। और इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी आती है। रीजन बीइंग, जब आप एक ही तरह का प्लान बार 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 इस्तेमाल कर रहे होते हो तो अब आप इसमें प्रो बन गए हो, मतलब अब आप वेस्टेज नहीं करोगे। वेस्टेज नहीं करोगे तो एफिशिएंसी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि कम कॉस्ट लग रही है ना। तो कम कॉस्ट जहाँ पे भी लगती है, मैक्सिमम आउटपुट होता है, वहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, स्टैंडिंग प्लान्स एफिशिएंसी लाने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। सो जब भी सिंगल यूज प्लान की बात हो, डिस्पोजेबल ग्लासेस को दिमाग में ले आना, और जैसे ही स्टैंडिंग प्लान की बात हो, स्टील ग्लासेस को अपने दिमाग में ले आना। और जैसे मैंने बोला, बाकी के जो प्लान्स होते हैं वो काइंड ऑफ स्टैंडिंग प्लान या फिर सिंगल यूज प्लान ही होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। ये चारों आपके स्टैंडिंग प्लान्स में काउंट किए जाते हैं। और सिंगल यूज प्लान में आ जाते हैं प्लान्स लाइक बजट। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे नॉर्मल प्लान्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। अब भाई प्लानिंग प्रोसेस वाली वीडियो देखी हो तो फर्स्ट स्टेप भी हमारा प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने का। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम गोल सेट करते हैं, उसमें हम एम सेट करते हैं। मुझे 12th में 98% लाना है, मुझे अगले महीने 20% रेवेन्यू इंक्रीज करना है, मुझे अगले साल 10% से सेल्स इंक्रीज करनी है। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं अपने लिए कुछ गोल्स लिख रही हूँ, कुछ गोल्स बना रही हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी, इनको पाने के लिए कुछ ना कुछ काम करूँगी और एंड रिजल्ट्स मुझे इनकी पूर्ति से मिलेंगे। मतलब मुझे एंड में ये सारे गोल्स अचीव करने हैं और वो हो भी जाएंगे अगर मैं प्रॉपरली चलूँगी तो। सो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, वो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और इसको पहचानने का एक तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। पहचानना क्यों है पहले वो भी सुन लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैराग्राफ दिया जाता है, केस स्टडी दी जाती है और नीचे पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से वाला टाइप ऑफ प्लान था। तो आपको स्पॉट करना होता है ना। तो कैसे स्पॉट करोगे कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है, जब भी क्वेश्चन में या केस स्टडी में परसेंटेज मेंशन्ड होगी, फिगर्स मेंशन्ड होंगे, तो समझ लेना वहां पे वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। 98% लाना है, 20% से इंक्रीज करना है, 10% से इंक्रीज करना है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके। सो जब भी परसेंटेज मेंशन्ड होगी, फिगर्स मेंशन्ड होंगे, समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी। चलो इसे ऐसे समझो, क्लास में बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों में ना नेक टू नेक कंपटीशन चलता है। मतलब एक नंबर से वो आगे बढ़ गया, एक नंबर से ये पीछे रह गया। तो इस क्लास में भी क्या हो रहा था कि नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था इन दोनों के बीच में। और ये लड़की एक नंबर से क्या आ गई, फर्स्ट आ गई, और ये सेकंड आया। भैया ये तो देखो कैसे जल रहा है बिल्कुल। अब ये क्या करेगा, अब ये सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम तो इस लड़की को मैंने आगे आने ही नहीं देना अपने। मतलब नेक्स्ट टाइम तो मुझे इससे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करनी है अपनी चीज़ें और इससे बढ़िया तरीके से ही परफॉर्म करना है। अब इसके लिए ऑब्वियसली ये सेकंड पोजीशन वाला क्या करेगा, प्लान बनाएगा। तो ऐसे में ये जो प्लान बनाने वाला है ना, वो आपका कहलाया जाएगा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इसके थ्रू हम हमारे कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। हम अपने कंपेटिटर्स को एक कॉम्पिटिटिव एज देना चाहते हैं कि भैया हमसे आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। हम दूसरों से अलग कुछ करके दिखाना चाहते हैं, हम दूसरों से बढ़िया कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी कोई नई ब्रांच ला रहे होते हैं एग्जिस्टेंस में, जब भी कुछ नया डाल रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम उस टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे हमें इस पर्टिकुलर वेंचर को सक्सेसफुल बनाना है। ये 3 डायमेंशंस इंक्लूड करती है, जिसमें पहला आता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सोचना, मतलब दूर की सोचना कि हमें क्या अचीव करना है।
उसके बाद अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो सोचेंगे, और उसके बाद रिसोर्सेज कौन कौन से एलोकेट करने हैं ताकि हम उस डिजायर्ड पोजीशन तक पहुंच सके, उसके बारे में सोचते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत ही सोच विचार करके बनाया जाता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ खुफिया होता है इसमें, कुछ ज़बरदस्त होता है इसमें। तो बस इसमें बहुत ज़्यादा आपका दिमाग लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ना है, आपको दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी। अच्छा, आप कुछ दुकानें आपने ऐसी देखी हैं जहां पे घुसते ही एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, आज नकद कल उधार। मतलब हम तो कैश में डील करते हैं, हमें कैश में ही पैसे दे के जाइएगा। ये किन ग्राहकों के लिए लिखा जाता है? ऐसे ग्राहक जो कि बोलते हैं अरे कॉपी में चढ़ा लेना ना मेरा नाम, मैं बाद में पे कर दूंगा। तो उनके लिए ऐसा बोर्ड लगाया जाता है कि भैया हम कैश पे डील करते हैं, हमारे पास अगर तुम आ रहे हो, अगर तुम सामान हमसे आज ले रहे हो तो कैश भी तुम हमें आज ही दे के जाओगे। क्रेडिट पॉलिसी में बिलीव नहीं रखते हैं, मतलब उधारी पे बिलीव नहीं रखते हैं। अब ये क्या है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? ये उस दुकान का क्या है? ये उस दुकान का पॉलिसी है। पॉलिसी बेसिकली आपको गाइड करने का काम करता है। मतलब ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कभी प्रॉब्लम में फंसे तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन पाना इजी हो जाता है। सो ये बेसिकली स्ट्रैटेजीज को इंटरप्रेट करने में भी मदद करता है कि मतलब अगर मान लो कभी स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही, या समझ में नहीं आ रहा कि उसका मतलब क्या था, किस पर्पस से बनाई गई थी, तो पॉलिसीज को रेफर किया जाता है और इसके बेसिस पे ही हम स्ट्रैटेजी का मतलब निकाल पाते हैं। ये बेसिकली मैनेजर्स के लिए लिमिट सेट करते हैं कि भैया ये देख लो, ये तुम्हारी लिमिट्स हैं, इसके अंदर ही तुम्हें फंक्शन करना है, इसके बियॉन्ड तुम नहीं जा सकते हो। तो किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना है ये ऑब्वियसली मैनेजर का डिस्क्रिप्शन होता है, बट देन उनके लिए लिमिट्स जो सेट की जाती हैं वो पॉलिसी के थ्रू की जाती हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ रिस्पेक्टिव पॉलिसीज होती हैं, कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो रिलाई करता है, जिनको वो बहुत ही ज़्यादा टूल देता है या अहमियत देता है, और उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं करता, वो उसके लिए लिमिट्स होती हैं काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोसीजर। ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक पर्टिकुलर वे में चलती होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर्स, हमें क्रैकर्स बनाने हैं, चिप्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम आटा लेते हैं, शुगर डालते हैं, उसमें सॉल्ट डालते हैं, उसको हिलाने का काम करते हैं, फिर उसमें पानी और ऑयल डालते हैं, फिर हम उसमें कुछ करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, फिर हम उसमें मसाले डालते हैं, फिर उसे ऐसे बेल देते हैं, फिर उसके ऊपर टॉपिंग डालते हैं, फिर उसको हल्का हल्का काटते हैं और उसमें छेद वेद करते हैं ताकि ऑयल उसमें बीच में वो ना हो जाए, देन माइक्रोवेव करते हैं, देन आपके क्रैकर्स तैयार हो जाते हैं और उसको किसी डिपिंग के साथ आप खा लेते हो। यही प्रोसेस होता है ना। अब आप इसमें क्या ऐसा कर सकते थे कि पहले आपने माइक्रोवेव में ट्रे रख दी, उसके बाद आप बेल रहे हो, उसके बाद आप उसमें ऑयल ऐड कर रहे हो, फिर आप आटा डाल रहे हो, फिर उसमें आप टॉपिंग स्प्रिंकल कर रहे हो, क्या आपके क्रैकर्स बनते? कुछ अलग ही बन जाता भैया। तो हर एक रेसिपी को जैसे आप स्टेप वाइज फॉलो करते हो कि पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर ये स्टेप होगा, वैसे ही प्रोसीजर होता है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है वो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब एक सीक्वेंस में ही चलता है, उसे आप अपने तरीके से आगे पीछे नहीं कर सकते कि 5वें नंबर वाला स्टेप पहले कर रहे हो, तीसरे नंबर वाला स्टेप फिर सेकेंड टाइम उस पर कर रहे हो, नहीं। आपको जिस सीक्वेंस में दिया जाता है उसी सीक्वेंस में उसे फॉलो करना होता है, और ये थोड़े से रिजिड भी होते हैं। ये बोलते हैं जैसा बोला गया है ना वैसा करो, अपने मन से कुछ भी मत करो। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं उसे हम प्रोसीजर बोलते हैं। दे आर जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। ये यूजुअली जो इनसाइडर्स होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन में अंदर के लोग होते हैं, उनके द्वारा फॉलो करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये रिजिड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेथड्स और प्रोसीजर में ना डिफरेंस पूछा जाता है, तो सबसे पहले यही डिफरेंस लिखा जाता है कि मेथड्स कंपैरेटिवली थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रोसीजर वहीं पे थोड़े से रिजिड होते हैं। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पे ये भी याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टेप्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केस स्टडी में अगर स्टेप्स कहीं पे मेंशन है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहीं पे मेंशन है तो वो आपको प्रोसीजर के बारे में बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड। मेथड होता है तरीका, किसी काम को करने का तरीका। अब देखो, हमें हमेशा रॉ मटेरियल्स को अरेंज करके रखना होता है स्टोर रूम में जब तक वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हमने एक ऐसा तरीका बनाया हुआ है कि नीचे हम रखेंगे ब्लू वाला, उसके बगल में हम रखेंगे येलो वाला, उसके ऊपर हम रखेंगे ग्रीन वाला और उसके ऊपर हम रखेंगे रेड वाला। तो ये हमारा एक तरीका बन गया है। जब भी हमें स्टोर रूम में रॉ मटेरियल्स रखने हैं हम इसी तरीके से रखते हैं। अब इसका फायदा क्या हो जाता है? फायदा ये हो जाता है कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि ब्लू ऊपर रखें या येलो यहाँ रखें या ग्रीन यहाँ रखें, क्या करें क्या नहीं करें। हर बार अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो तो आपको तरीका पता है, आपको बस जाके सामान वहाँ पे रखना है, ज़्यादा दिमाग हर बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली मेथड आपको प्रिस्क्राइब्ड वे बताता है किसी भी काम को करने का। जैसे प्रोसीजर स्टेप्स से मिलके बना होता है, तो एक इंडिविजुअल स्टेप किस तरीके से होगा वो मेथड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये ऐसे रखना है तो ऐसा ही रखना है, नहीं नहीं नहीं। वो तुमने अपने सहूलियत के लिए बनाया है कि किसी को भी आसानी से मिल जाए कि ये चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए किस तरीके से सामान रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो मेथड बेसिकली आपके सहूलियत के लिए बनाया जाता है और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, इसमें आप चाहें तो फेर बदल कर सकते हैं। अगेन इससे क्या होता है, आपके एफर्ट सेव होते हैं, टाइम सेव होता है, मनी सेव होता है और एफिशिएंसी आती है। कैसे भाई, पहले से ही डिसाइड कर रखा है ब्लू यहाँ पे रखना है, तो हर बार जब रॉ मटेरियल आएंगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ब्लू नीचे ही रखा जाएगा, उसके बगल में येलो ही रखा जाएगा, उसके ऊपर ग्रीन, उसके साथ में रेड। तो बस यही तरीका अपनाना है आपको, और बार बार आप सेम चीज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, एफिशिएंसी भी आएगी। नेक्स्ट है हमारा रूल। अब रूल क्या बोलता है? अब स्कूल के वो दिन याद करो जब प्रेयर में एकदम से अचानक से पीटी सर बोले कि चलो नेल्स चेक करूंगा आज मैं सबके, और तुम्हारे नेल्स पड़े हुए हैं। क्या आएगा तुम्हारे दिमाग में कि आज तो भैया प्लेग्राउंड के राउंड लगाने ही पड़ेंगे। मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादा होता था। मेरे स्कूल में तो ऐसा होता था कि मेरे नेल्स हमेशा बड़े होते थे। बीइंग अ लड़की, नेल्स तो बढ़ाना अपने लिए फैशन की बात होती है। और जब भी प्रेयर में ऐसा हो जाता था कि भैया अब तो नेल्स चेक होंगे, तो मैं तो इतना डरती थी ना प्लेग्राउंड में राउंड लगाने से कि मैं अपने पास एक नेल कटर रखती थी कि जब तक मेरी बारी आएगी मैं अपने नेल्स काट लूँगी फटाफट। वैसा ही सेम चीज़ होता है यूनिफॉर्म को लेके। स्कूल्स में, हर स्कूल में अपनी एक यूनिफॉर्म लगाई गई होती है। अगर कोई बच्चा उसे नहीं पहन के जाता है तो भी उसे पनिशमेंट मिलती है। रूल बेसिकली वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बताती हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं तो उसके बदले आपको मिलती है कोई ना कोई पनिशमेंट या फिर पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है। सो स्ट्रिक्ट चीजें जो होती है ना, जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी या डिस्क्रिशन अलाउ नहीं करती है, वो हमारी होती हैं रूल। ऑर्गेनाइजेशन में बीड़ी सिगरेट नहीं पीने हैं। कोई भी पीते हुए मिल गया तो उसको 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चुटकी वुटकी नहीं खाएगा, और कोई भी चुटकी खाते हुए, स्पिट करते हुए मिल गया, थूकते हुए मिल गया या पिचकारियां मारते हुए मिल गया तो उसको पड़ेगी 1000 रुपए की चपट। ये क्या है? ये रूल है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के कुछ रूल्स होते हैं जो हर एक इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर वो उसे नहीं फॉलो करता है तो उसके बदले में उसे या तो पेनल्टी बेयर करनी पड़ती है या फिर पनिशमेंट मिलती है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन की, डूज एंड डोंट्स, मतलब कुछ करने के लिए भी आपको बोल सकते हैं और कुछ नहीं करने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, आपको दोनों ही मानने पड़ेंगे। एंड फिर आता है हमारा प्रोग्राम। अब भाई, तुमने कभी खिचड़ी बनते हुए देखी है? खिचड़ी कैसे बनती है कि सारी चीज़ें, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, सब कुछ एक साथ डाल दिया जाता है और कुकर बंद कर दिया जाता है और तैयार हो जाती है थोड़ी देर बाद हमारी खिचड़ी। तो प्रोग्राम हमारा खिचड़ी ही है। ये बोलते हैं जब ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज को इकट्ठे मिला दिया जाता है और एक आउटलाइन तैयार कर दी जाती है, उसे हम प्रोग्राम का नाम देते हैं।
तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, पॉलिसीज भी आ जाती हैं, प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं, रूल्स भी आ जाते हैं, टास्क भी आ जाता है, ह्यूमन एंड बाकी फिजिकल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, और उन सबको एक प्लान का नाम दे दिया जाता है, और उस प्लान को हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की लैंग्वेज में प्रोग्राम बोलते हैं. Programs will include the entire gamut of activities as well as organization's policy and how it will contribute to the overall business plan. So, program आपको बस खिचड़ी के नाम से याद रखना है. And then आता है हमारा last type of plan and that is budget. बजट के बारे में तो आई डोंट थिंक सो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है बजट क्या होता है. आप खुद भी तो अपना बजट बनाते हैं ना. कभी मम्मी पॉकेट मनी में 500 रुपए दे देती हैं तो आप सोचते हैं ना पूरा महीना इसे कैसे चलाऊंगा या पूरा हफ्ता इसे कैसे चलाऊंगा, राइट. इससे क्या क्या खर्चे करने हैं मेरे, इस बार क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, क्या मुझे इसके अलावा कहीं से इनकम आने वाली है, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें आप पहले से ही दिमाग में तैयार रखते हो ना. वो क्या है, वो बजट है. तो जब आपका खर्चा अभी एक्चुअली हुआ नहीं है बट उससे पहले ही आप अपने एक्सपेंसेस का या अपने इनकम्स के बारे में सोच विचार करना शुरू कर देते हो, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो जिसमें आप लिखते हो कि मेरे एक्सपेंडिचर यहाँ 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 होने वाले हैं, मेरी इनकम यहाँ 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 से आने वाली है. तो वो आप अपना बना रहे होते हो बजट. यहाँ पे जो की टर्म है ना वो है न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है. बजट हमेशा फिगर्स के मोड में होगा. बजट कभी भी ऐसा नहीं होगा ज़्यादा खर्चा कम खर्चा, इधर का खर्चा उधर का खर्चा नहीं. 500 रुपए का खर्चा, 1000 रुपए की इनकम, 700 रुपए का खर्चा, ऐसे हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में इसे एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स बजट बनता है या फिर रेवेन्यू बजट बनता है या फिर कैश बजट बनता है. तो अलग अलग तरीके के बजट्स बनते रहते हैं और उसमें उसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि कहाँ कहाँ से आने वाला है, कहाँ कहाँ से जाने वाला है. एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमारे सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स खत्म होते हैं. एक बार मैं आपको हल्का फुल्का रिवाइज करा दूँ तो सिंगल यूज प्लान मतलब डिस्पोजेबल ग्लासेस जो एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, वेयरएस स्टील के ग्लासेस हमारे होते हैं स्टैंडिंग प्लान जो बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स हमेशा परसेंटेज के बेसिस पे या फिर फिगर्स के बेसिस में मेंशन किए जाते हैं. ये वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं. स्ट्रैटेजी बेसिकली कोई भी न्यू चीज़ लॉन्च करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे कंपेटिटर्स के ऊपर हमें एक एज मिल जाए. पॉलिसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हर एक प्रॉब्लम में हमारे को कहीं ना कहीं मदद करती हैं सॉल्यूशन गेन करने में, प्लस इंटरप्रिटेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं. इंटरप्रिटेशन वर्ड मेन है यहाँ पे. प्रोसीजर एक सीक्वेंस होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स का और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही फॉलो किया जाता है. मेथड तरीका होता है जो कि काम को सहूलियत भरा बनाने के लिए किया जाता है. रूल कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य होता है और अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो भाई आपके ऊपर पेनल्टी या पनिशमेंट लगाई जा सकती है. प्रोग्राम होती है हमारी खिचड़ी जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है लाइक ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर. बजट हमारे होते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस की हुई ऐसी कुछ एस्टिमेशंस जो कि अभी हुई नहीं है बट फ्यूचर में होने वाली हैं. एंड दैट्स इट. यहाँ खत्म होता है हमारा ये पूरा चैप्टर. आई होप ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है. अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा. एंड प्लस एक वो बेल आइकन वाला बटन है ना उसको भी प्रेस कर दो सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए. जैसे बिजनेस स्टडीज में आपको पढ़ा रही हूँ वैसे ही इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट हो रहा है चैनल पे. सो किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए. स्टे ट्यून्ड, बहुत ही जल्दी वीडियोस आने वाली हैं या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वीडियोस आ चुकी होंगी. सो उन्हें भी अच्छे से देखिएगा. एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.